इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया है, चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, देह तरल और परिसंचरण। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आज जो पढ़ाने वाले हैं इसको यदि पहले के वीडियो आपने देख रखे होंगे तभी आज की बताई हुई बातें समझ में आएंगी। तो ध्यान से पूरी बातों को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले बताया था परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण क्या है, बंद परिसंचरण क्या है और मिश्रित प्रकार का परिसंचरण क्या होता है। मनुष्य में, हमारे शरीर में जो परिसंचरण पाया जाता है वह बंद परिसंचरण होता है। और बंद परिसंचरण का अर्थ होता है जब रुधिर का प्रवाह नलिकाओं के माध्यम से हो, धमनी और शिराओं के माध्यम से हो, तो ऐसे परिसंचरण को बंद प्रकार का परिसंचरण या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज के बारे में आपको बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, जबकि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी और कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्गों की खोज की थी। तो रुधिर वर्ग आप पीछे पढ़ चुके हैं, रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब परिसंचरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय एक पंपिंग आर्गन हमारे शरीर का है जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है और वापस रुधिर फिर शरीर में, हृदय में ही वापस आता, शरीर से विभिन्न भागों से गया हुआ रक्त वापस आता है। इसके पहले ये समझ लो कि रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है। सपोज करिए यह हार्ट है, हार्ट से हृदय से निकला हुआ रक्त महाधमनी के माध्यम से धमनियों में पहुंचता है और धमनियों से फिर रक्त छोटी धमनियों में और छोटी धमनियों से फिर केशिका में आता है, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से फिर छोटी शिराओं से होता हुआ शिरा में और शिरा से होता हुआ वेना केवा या महाशिरा में आता है। तो रक्त का प्रवाह जो मोटे तौर पर है वह महाधमनी से धमनी में, धमनियों से उससे छोटी धमनियों में और उसके बाद फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज से छोटी शिरा में, छोटी शिरा से शिराओं में और शिरा से फिर महाशिरा से वापस आता है। तो ये किस प्रकार से हमारा हार्ट रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में करता है इसको समझना है। हृदय जो मनुष्य का होता है, देयर आर 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर होते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके हृदय में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, जैसे मछलियों में एक अलिंद और एक निलय, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। जबकि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। और वो 3 कक्ष किस में होते हैं? रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, उभयचरों में और सरीसृपों में। इनमें 3 चैम्बर होते हैं, अर्थात 2 अलिंद और एक निलय होता है। उभयचर का मतलब ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों जगहों पर रह सकते हों, उनको एम्फीबियंस या उभयचर के नाम से जाना जाता है। जैसे मेढक एक एम्फीबियंस है, उसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और एक निलय। लेकिन रेप्टाइल्स में भी यही स्थिति होती है कि 2 अलिंद और एक निलय, अर्थात हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल, सभी आप जानते हो, क्रोकोडाइल एक ऐसा उदाहरण है जो रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल अपवाद है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य में हृदय आप जानते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, कुछ इसकी बनावट ऐसी है कि थोड़ा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। ये बंद मुट्ठी की तरह का होता है और हल्का लाल रंग या गुलाबी रंग का ये होता है। और मैन में इसका वजन लगभग 310 ग्राम और महिला में, फीमेल में इसका वजन 250 से 255 ग्राम के आसपास होता है। हृदय हमारे शरीर का
बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्गन होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। तो समझते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले जानना है कि एक महाशिरा होती है वेना कावा। जैसा कि आप जानते हैं, शिराओं के द्वारा शरीर में गया हुआ रक्त वापस आता है, वापस लाने का काम शिराएं करती हैं। तो एक महाशिरा है जो सबसे बड़ी शिरा होती है, इसकी मोटाई भी अन्य शिराओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये हृदय में रक्त लाती है। हृदय में 4 चेंबर हैं, ऊपर की तरफ 2 अलिंद और नीचे की तरफ एक निलय मौजूद होता है। अलिंद को बायां अलिंद और दायां अलिंद, अर्थात ये जो इधर का हिस्सा है वो राइट साइड है और इधर का हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड है। तो अलिंद 2 हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद। इसी तरह निलय भी 2 हैं, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय मिलाकर कुल मिला के 4 चैम्बर मनुष्य के हृदय में होते हैं। और इन्हीं चारों चैम्बर्स का अपना अपना कार्य होता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एट्रियम को अलिंद और वेंट्रियम या वेंट्रिकल को निलय कहा जाता है। याद रखिएगा, अलिंद को एट्रियम या आर्किल के नाम से और निलय को वेंट्रियम या वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। 2 अलिंद यानी 2 एट्रियम, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, और इसी प्रकार से 2 निलय, लेफ्ट राइट और लेफ्ट। तो इस प्रकार से 4 चैम्बर हुए। अब सबसे पहले समझना है कि ब्लड कैसे आया। तो शरीर के विभिन्न भागों से इस महाशिरा, जिसको वेना कावा कहते हैं, इससे शरीर कहाँ पर पहुँचता है? दाहिने निलय की तरफ। दाहिने निलय में जब रक्त आता है तो यहाँ पर एक कपाट लगा होता है, या इसको वाल्व कह सकते हो। इस वाल्व को जहाँ पर ये किस तरफ है? राइट निलय, दाहिने निलय की तरफ रक्त आता है और यहाँ पर वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इस प्रकार से महाशिरा से वापस आया हुआ रक्त इस ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए कहाँ पर आता है? दाहिने निलय की तरफ। दाहिने अलिंद में आया और दाहिने अलिंद से इस वाल्व के जरिए कहाँ पर आ गया? दाहिने निलय में। ये कपाट ऐसे होते हैं कि रक्त को ऊपर से नीचे तो आने देते हैं, मगर नीचे से वापस ऊपर नहीं आने देते। जैसे ही यह रक्त इस राइट निलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा निलय में गिराया जाता है, तो निलय से फिर ये हृदय के पंपिंग एक्टिविटी के कारण इस आर्टरी में जाता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी कहते हैं। पल्मोनरी शब्द का अर्थ हुआ कि इसका संबंध फेफड़े से है। क्योंकि शरीर में बाहर से आया हुआ रक्त है, वापस लाया हुआ रक्त है, तो ये अशुद्ध होगा। रक्त के शुद्ध और अशुद्ध होने का अर्थ होता है, यदि रक्त में ऑक्सीजन नहीं है तो वह अशुद्ध है, और जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो शुद्ध हो जाता है। अर्थात रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, क्योंकि हम लोग श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं और ये खींची गई ऑक्सीजन, ली गई ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, फेफड़े में जाती है। यहाँ पर जो रक्त आया, जो दाहिनी तरफ का अलिंद है, उससे निलय में आया। अब जब पंप होगा, हृदय सिकुड़ता और फैलता है। जैसे ही सिकुड़ेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा, एक दाब डेवलप होगा। ये दाब इसको, रुधिर को ऊपर की तरफ पंप करता है। किसकी तरफ? जो पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी। ये धमनी ऐसी धमनी है जो रक्त को कहाँ ले जाएगी? क्योंकि पल्मोनरी शब्द प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है फेफड़े की तरफ रक्त को ले जा रही है। तो जैसे ही पंप करेगा, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि इस वाल्व से रक्त अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर वापस नहीं निकल सकता। रक्त को गिराने पर इसके पट खुलते हैं, लेकिन वापस जाने पर इसके पट जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से रक्त जो है इस
आर्टरी के जरिए, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, यहाँ भी वाल्व है। जब प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो ये वाल्व अंदर की तरफ खुल जाते हैं और रक्त का प्रवाह इस पल्मोनरी आर्टरी में होता है। यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरी में वाल्व है, इसलिए इस वाल्व को पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये प्रेशर डालने पर ऊपर की तरफ रक्त को भेजता है, लेकिन रक्त वापस यहाँ पर निलय में नहीं आ सकता। वापस आने के लिए यहाँ पर जैसे ही वापस आने का प्रयास करेगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से पंप किया हुआ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पर जाता है? लंग्स में जाता है। अब रक्त पहुँच गया लंग्स में। लंग्स में हम श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को खींचते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन इस रक्त में मिल जाती है। अब यही ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के द्वारा, क्योंकि लाने का काम कर रही है, पल्मोनरी शिरा इसको रक्त को लाती है और हार्ट के लेफ्ट साइड की तरफ जो अलिंद है वहाँ पर पहुँचाती है। यहाँ से जो फेफड़े की तरफ भेजा गया रक्त था, इस पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में निलय में लेफ्ट साइड में गिर जाता है। लेफ्ट साइड में जब रक्त आता है, ब्लड आता है, तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस निलय में बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये वाल्व भी अंदर की तरफ तो खुलता है, बाहर यहाँ से रक्त वहाँ वापस नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पर ये रक्त जो पल्मोनरी वेन लाई है यहाँ पर पहुँचता है, तो नीचे की तरफ ये वाल्व खुलते हैं और रक्त जो ब्लड है अब कहाँ पे आ गया? अब आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, अर्थात दाहिने नीले की तरफ, बाएं नीले की तरफ आ गया। अब बाएं नीले में जब रक्त आ गया, तो बाएं नीले में जब हार्ट सिकुड़ेगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने पर यह रक्त कहाँ पंप हो जाएगा? एरोटा में, महाधमनी में। महाधमनी शरीर के सभी भागों में रक्त को पहुंचाने का काम करती है। तो चूंकि ये रक्त फेफड़े से गुजरता हुआ आया था, इसलिए शुद्ध हो गया था, और यहाँ से जब पंप किया गया तो महाधमनी से शरीर के पूरे भागों में, महाधमनी से बॉडी में रक्त पहुंच जाता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में ब्लड की सप्लाई होती है। जब हार्ट पंप करता है, इधर की तरफ रक्त नहीं जा सकता, क्योंकि ये रक्त गिराने के बाद ये वाल्व बंद हो जाता है, जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये वाला वाल्व चूँकि एरोटा में है, इसलिए इसको एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है और वापस महाशिरा से फिर आता है हार्ट में। इस तरह से रक्त का शुद्धिकरण होता है और शुद्ध होने के बाद रक्त शरीर के विभिन्न भागों में लगातार पहुंचता रहता है। क्योंकि हार्ट पंपिंग करता है, 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है, 72 बार, सभी जानते हैं आप। तो इस तरह से लगातार ब्लड का फ्लो शरीर में होता है, अशुद्ध रक्त लगातार शुद्ध होता रहता है। अब अगर बात करें कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले महाशिरा से, महाशिरा जिसको किस नाम से जानते हैं? वेना कावा। महाशिरा से रक्त कहाँ पहुँचा? दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से फिर कहाँ पहुँचा? ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है, वहाँ से फिर कहाँ आ गया? दाहिने नीले में आ गया। दाहिने नीले से फिर कहाँ पहुँचा? इस पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी में पहुँच गया। पल्मोनरी धमनी रक्त को कहाँ ले जा रही? फेफड़े में, लंग्स में ले जा रही है, ताकि रक्त में ऑक्सीजन मिल जाए और रक्त प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए। रक्त का शुद्ध और अशुद्ध होने का 2 ही कारण है। जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है कोशिकाओं में, तो रक्त में ऑक्सीजन कमी होती है, तो वह अशुद्ध हो जाता है। और जब फेफड़े में रक्त पहुंचता है, तो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिल जाती है, जिससे रक्त फिर प्योर हो जाता है। तो वही इम्प्योर प्योर इम्प्योर प्योर का लगातार साइकिल चलता रहता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। शरीर से फिर अशुद्ध रक्त वापस हृदय में वापस आ जाता है। इसी प्रकार से जो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन से रक्त कहाँ आया? बाएं अलिंद में आया। बाएं अलिंद से फिर कहाँ गया? बाइकस्पिड वाल्व में गया। बाइकस्पिड वाल्व से भी कहाँ गया? बाएं नीले में आ गया। फिर एरोटिक वाल्व को पार करता हुआ
महाधमनी में पहुंचता है और महाधमनी से पूरे शरीर के लिए फैल जाता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में हार्ट के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही अनवरत रूप से चलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड होता है। यह ब्लड कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, यह ब्लड लगातार सर्कुलेशन में रहता है, लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है, एक जगह नहीं रह सकता, ब्लड का फ्लो होता है। आप जानते हैं कि हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम धड़कन होती है इसकी, 72 बार। तो 72 और एक धड़कन में 70 ml ब्लड लगभग पंप किया जाता है। एक बार धड़कन से 70 ml ब्लड को पंप किया जाता है। तो 1 मिनट में 72 बार और एक बार में 70 ml, तो 70 72 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो इस तरह से इसको गुणा करेंगे, ये लगभग 5040 ml अर्थात 5 लीटर से अधिक रक्त की लगातार शरीर में पहुंचता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, कहीं इकट्ठा नहीं होता है। तो हार्ट हमारे शरीर में रक्त को समस्त भागों में किस प्रकार से पहुंचाता है और शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचा हुआ रक्त किस प्रकार से वापस आता है, इसको बड़ी आसानी से आपने समझ लिया। रक्त ब्लड जो हार्ट होता है, हार्ट का ऊपरी हिस्सा चौड़ा और निचला हिस्सा जो थोड़ा सा सकरा होता है, इसलिए निचले हिस्से को एपेक्स और ऊपरी हिस्से को बेस, ये पूरा हिस्सा हार्ट का बेस कहलाता है। ये बेस कहलाता है। जनरली बेस चौड़ा होता है और एपेक्स छोटा सकरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, एपेक्स निचला हिस्सा नुकीला है और बेस ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है। इस प्रकार से ये हार्ट की बनावट हो गई और हार्ट के जरिए रक्त किस तरह से पूरे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से पहुंचता है और फिर हार्ट की तरफ वापस आता है। हार्ट की खराबी की जांच भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसकी जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप, जिसको आप आला कहते हैं, उसके माध्यम से वो जांच करके थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हासिल कर लेता है, उसकी हृदय की आवाज़ को, हार्ट की धड़कन को सुन करके। जैसे कोई गाड़ी का इंजन खराब होता है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक आपसे चाबी लेता है, इंजन को स्टार्ट करता है और ध्यान से इंजन की आवाज़ को सुनता है। आवाज़ सुन करके काफ़ी हद तक वो अनुमान लगा लेता है कि क्या खराबी है। उसी प्रकार डॉक्टर भी हार्ट की साउंड को सुन करके एक मोटा तौर पर आंकड़ा लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड उत्पन्न क्यों होती है। देखिए, हार्ट लगातार काम करता रहता है, आप सो जाते हैं तब भी हार्ट की कोई क्रिया बंद नहीं होती है। एक बार हार्ट चालू हो गया तो जीवन पर्यंत ये हार्ट चालू अवस्था में ही, स्टार्ट अवस्था में ही रहता है। यहाँ पर जब रक्त आता है, कहाँ से? पल्मोनरी वेन से, बाइकस्पिड वाल्व से, यहाँ पर बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय में हार्ट को पंप किया जाता है। पंप करने पर जब पंप होता है तो ये तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे केवल गिराने का काम करता है। ये वाला वाल्व जिसको एरोटा में है तो एरोटिक वाल्व यानी महाधमनी है, महाधमनी में वाल्व है तो एरोटिक वाल्व कहते हैं। ये खुलता है, यहाँ पर बंद और खुलने में एक प्रकार की साउंड उत्पन्न होती है, एक प्रकार की साउंड उत्पन्न होती है। उसी साउंड, उसकी साउंड यानी आवाज़ की रिदम को सुन करके डॉक्टर आपके हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में मोटे तौर पर अनुमान लगा लेते हैं। इस आवाज़ को लब डब के नाम से जानते हैं। लब डब जो स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनी जाती है वह लब डब कहलाती है। तो आवाज़ क्यों आती है? जब ब्लड पंप होता है तो जाता है और जब बंद होता है तो ब्लड रुकता है बहाव इसका। उसी आवाज़ को सुन करके अनुमान लगा लिया जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्ट की जांच के लिए ईसीजी होता है, आगे चैप्टर में अब इसी में है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन होती है, ईसीजी, आपकी हार्ट की रिदम को वो मशीन एक कागज़ में अंकित करती, ग्राफ के रूप में
उस ग्राफ की बनावट के आधार पर भी हार्ट की फंक्शनिंग कोई गड़बड़ है इसका पता लगा सकते हैं। और दूसरा टेस्ट एक और होता है TMT, इसको TMT एक टेस्ट और है जिसके द्वारा हार्ट की कमी की जानकारी या कोई प्रॉब्लम है उसकी जानकारी कर सकते हैं। इसको ट्रेड माइल टेस्ट के नाम से जानते हैं। ECG जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के माध्यम से डॉक्टर इसको पता लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या ट्रेड माइल टेस्ट के ज़रिए भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि इधर रक्त वापस आता है और इधर से पंप किया जाता है, और ब्लड फ्लो की जो स्पीड होती है जो नापा जाता है वह कितना होता है 120/80, अर्थात धमनियों में जो रक्त को ले जाती है वो 120 mmHg के दाब से बहता है, और सिराओं में रक्त की वापसी 80 mmHg प्रेशर से आता है। इसलिए इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर या BP 120/80 लिखा जाता है। ये सामान्य अवस्था में है। कभी कभी किसी कारणवश BP की रेट बढ़ जाती है या BP की रेट घट जाती है, तब समझ लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब हार्ट सिकुड़ता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, वह प्रेशर काफ़ी तेज होता है। यहाँ पर क्यों तेज नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ का रक्त कहाँ पर जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, और लंग्स हार्ट के काफ़ी करीब हैं, तो ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना कि बाईं तरफ उपस्थित निलय में पड़ता है। इसीलिए हार्ट की यहाँ की मसल्स काफ़ी मजबूत होती हैं। इसीलिए हमने देखा, आप देखिए इसको, ये थोड़ा मोटा होता चला गया है, बाहरी आवरण इसका मोटा होता चला गया है, इसी वजह से झुका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इस हिस्से को अधिक प्रेशर से दाब लगाना होता है। क्योंकि यहाँ से कहाँ पर रक्त जा रहा है? महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर को जाना है, पूरे शरीर को पहुँचाना है। तो पूरे शरीर को रक्त पहुँचाने के लिए बहुत अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ की मसल्स काफ़ी मजबूत होती हैं। हार्ट का जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसके बीच का हिस्सा मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की तरफ इंडोकार्डियम, अर्थात 3 परतें होती हैं हार्ट में। बाहरी परत को पेरिकार्डियम, बीच वाली परत को मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की परत को इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हार्ट की संरचना हो गई, और हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में किस प्रकार से ब्लड पहुंचता है इसके बारे में जानिए। अब एक महत्वपूर्ण बात और समझना है कि जो हार्ट का राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में जो ऊपर का हिस्सा अलिंद कहलाता है, अलिंद के पास यहाँ पर दीवार में एक गांठ जैसी रचना होती है, जिसको SA नोड के नाम से जानते हैं। SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम नोड इस हार्ट को चलाने के लिए करंट पैदा करता है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये चलता रहता है, इसको चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यह करंट जो है वो SA नोड के माध्यम से, साइनो एट्रियम नोड के माध्यम से इस हार्ट को करंट पहुंचता है, एनर्जी पहुंचती है, जिससे हार्ट लगातार चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नोड से करंट बहुत धीमी गति से बनती है या बिल्कुल ना के बराबर बनती है, तो उसके लिए भी डॉक्टर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का उपकरण स्किन के अंदर लगा देते हैं, इसी हिस्से में लगा देते हैं। कौन सा? राइट साइड पे, और उसको बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर जब ये हार्ट कमज़ोर होने लगता है, एनर्जी नहीं उत्पन्न करता, करंट नहीं उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में पेस मेकर हार्ट को एनर्जी करंट देने लगता है, जिससे हार्ट बराबर काम करता रहता है। तो पेस मेकर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट देता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देता है। जैसे घर में आप लाइट लगी है, इन्वर्टर लगा है, लाइट चली गई तो तुरंत उस लोड को इन्वर्टर ले लेता है। जैसे हार्ट में करंट बनना कम हुआ, वैसे ही इसकी जिम्मेदारी
कौन ले लेता है? पेसमेकर। पेसमेकर फिर से करंट बनाने लगता है और व्यक्ति सामान्य अवस्था में बना रहता है। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे करता है, इसके बारे में आपने समझ लिया। और ये भी जान लिया कि हार्ट के सब में 4 चैम्बर का नहीं होता है। मछलियों में, फिशेज में हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। और मैमल्स और पक्षी, एबीज पक्षियों में और स्तनधारियों में हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ये 4 चैम्बर 2 अलिंद और 2 निलय। और ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए, ये साउंड कैसे उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में जानकारी कर ली है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, जिससे हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बड़ी आसानी से आपने समझ लिया, बहुत सिंपल भाषा में समझ लिया। वास्तव में यही हार्ट की मैकेनिज्म है, यही हार्ट की क्रियाविधि है। तो इस तरह से आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगला हिस्सा अगले बार में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।